हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकन में। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो भौतिकी की सेकेंड क्लास रहेगी। इससे पहले हम एक क्लास को कंप्लीट कर लिए थे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख रहा भी होगा। ये डे 2 रहेगी। देखिए, हमने आपके साथ एक नया चैप्टर भौतिकी का शुरू किया था, प्रकाश के परावर्तन। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें भारतीय भवन जो बुक आती है, आप बहुत सारे स्टूडेंट यानी लगभग सारे स्टूडेंट इस बुक को प्रीफर करते हैं और पढ़ते हैं। इसमें जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उसका वन बाय वन हम डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ कर देते हैं। पिछले वाली क्लास जो रही थी, यानी फर्स्ट क्लास हमारी रही थी डे 1 की, उसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का डिस्कशन किए थे। आज जो बारी है हमारी रिक्त स्थान प्रश्न की बारी है। रिक्त स्थान प्रश्न हम आज देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन भारतीय भवन की जो किताब आते हैं, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है एक किताब भारतीय भवन जो करके आती है, उसी किताब से जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वन बाय वन नंबर वाइज पूरी 1 नंबर 2 नंबर सीरियल वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कशन आपके साथ कर। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर पहली वाले अपने क्लास नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इस क्लास के बाद उसको देख लीजिएगा। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसे लग रहे हैं, क्या क्लासेस कंटिन्यू की जाए। अगर कहीं डाउट होता है तभी आप मुझे कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में करना क्या है, रिक्त स्थान दिए गए हैं और रिक्त स्थान में आपको ऐसे शब्दों का चयन करना है कि ताकि यह एक सही इसका मीनिंग निकल सके। ऐसे नहीं कि किसी शब्द को उठाकर लाके रख देना यहाँ पे, नहीं। हमें इस खाली स्थान पे एक ऐसे शब्द का चयन करना है जिससे लिखे हुए जो सेंटेंस है उस शब्द के चयन से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश डैश डैश में चलता है, यानी प्रकाश डैश डैश में चलता है। अब देखिए, प्रकाश चलने के लिए हवा में चलता है, पानी में चलता है, निर्वात में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो हमें क्या यहाँ डालना होगा, हवा डालेंगे कि निर्वात डालेंगे कि सीधी रेखा डालेंगे? तो सटीक जो इसका आंसर होगा वो सीधी रेखा होगा। सीधी रेखा होगा, यानी जो प्रकाश की संचरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में होती है। देखिए, यहाँ हम हवा पानी निर्वात नहीं डाल सकते। देखिए, प्रकाश निर्वात में चलता है, हवा में चलता है, पानी में चलता है, कांच में चलता है, अन्य माध्यम में भी चलता है। लेकिन हम सिर्फ ये बोले कि प्रकाश हवा में चलता है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश सिर्फ हवा में चलता है, निर्वात में नहीं चलता है और कांच में नहीं चलता है, अन्य माध्यम में नहीं चलता है। इसलिए हम वैसे शब्दों का चयन न करेंगे जिससे मीनिंग जो एक निश्चित दायरा तक ही सही हो पाए। हम वैसे शब्दों का चयन करेंगे जिससे मीनिंग हमेशा और सभी कंडीशन में सत्य हो, वैसे शब्दों का ही हम चयन करें। इसे प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, चाहे किसी भी माध्यम में चले, माध्यम में उससे इसको मतलब नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन करिए और आंसर देने का प्रयास करिए कमेंट में। यदि किसी वस्तु यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होगा? देखिए, हमेशा वस्तु के आकार यहाँ मेंशन कर दिया है, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि उस दर्पण का आप नाम बता दीजिए जिस दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु के आकार के ही प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। देखिए, दर्पण जो बेसिकली है वो 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बात की जाए अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कभी सीधा बनाया जाता है, यानी कभी वस्तु से बड़ा बनाया जाता है, कभी वस्तु से छोटा बनाया जाता है और कभी वस्तु के बराबर भी बनाया जाता है। वही बात की जाए उत्तल दर्पण की, तो जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन बात जब आती है समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण किसी भी वस्तु के किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब जो बनाता है हमेशा वस्तु के आकार के ही बनाता है। यानी इस प्रकार आंसर जो होगा हमारा वो समतल दर्पण हो जाएगा। समतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जो हमेशा वस्तु के आकार के ही प्रतिबिंब बना। ठीक है, यहाँ आगे देखिए, लिखा है डैश डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, प्रतिबिंब जो होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब बोला जाता है।
इन दोनों प्रतिबिंब में से आखिर किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त करेंगे? देखिए, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वास्तव और आभासी प्रतिबिंब है, ये नाम से ही काल्पनिक है। जब नाम से ही काल्पनिक है यानी ये रियल है ही नहीं, इसको हम पर्दे पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यानी जो चीज वास्तविक होगा, जो चीज जेन्युइन होगा, उसी को हम पर्दे पर प्राप्त कर पाएंगे। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार जो आंसर हमारा होगा वो कौन सा होगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? तो पर्दे पे प्राप्त, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है। आपको याद होगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए गए थे दर्पण के लिए। मैं बात कर रहा हूं यहाँ दर्पण के लिए, किसी एक दर्पण के लिए नहीं। ना ही मैं समतल दर्पण के लिए बात कर रहा हूं, ना ही उत्तल दर्पण के लिए बात कर रहा हूं, ना ही अवतल दर्पण के लिए। मैं तीनों दर्पण के लिए बात कर रहा हूं। प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं वो दर्पण के लिए लागू होते हैं। दर्पण के लिए लागू होते हैं तो तीनों दर्पण के लिए लागू होंगे। आपको पहला नियम याद होगा, उसमें यह बात बताई गई होगी कि आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी इस डैश के स्थान पर हम क्या डाल देंगे? परावर्तन कोण। कोण आई बराबर कोण आर, तो पढ़े ही हो। इस प्रकार हमारा क्या होगा? परावर्तन कोण होगा आंसर। यानी किसी भी दर्पण में हमेशा आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, मैं बार बार आंसर इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको याद रहे, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख पाए। ठीक है, बेहतर होगा आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं, इस पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। हालांकि मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, लेकिन अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा समझ पाएंगे, लंबे समय तक याद रहेगी, भूलने की झंझट नहीं होगी। लेकिन पीडीएफ करेंगे तो आप जब तक पीडीएफ पढ़ेंगे तब तक याद रहेगा, फिर कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे और भूलने लगेंगे। इस प्रकार आप प्रयास करिए कि हैंड रिटेन नोट्स आपके पास होना ही। आगे चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है उसमें एक ध्रुव होता है जिसे हम पी, और एक फोकस एफ होता है। इनके बीच की दूरी यानी इनकी दूरी क्या कहते हैं? यानी ध्रुव से फोकस की दूरी, यानी ध्रुव पी से लेकर फोकस एफ तक की दूरी को क्या नाम दिया गया है? दर्पण में जो ध्रुव पी होता है और फोकस एफ होता है, उसके बीच की दूरी को क्या नाम दिया गया? याद करिए, क्या दिया गया? तो फोकस दूरी। क्या दिया गया? फोकस दूरी दिया गया है। इस प्रकार आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पे फोकस दूरी होगी। किसी भी दर्पण में दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी क्या दिया गया है? फोकस दूरी। इससे किससे सूचित करते हैं? तो एफ से सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ, 7 नहीं 6 है हमारा, इसमें 5 और इसमें 6। देखिए, क्वेश्चन जो है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती? यानी जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर होता है, उसकी फोकस दूरी जो एफ के क्या होता है? याद करिए, आधी होता है कि दोगुनी होता है कि 3 गुनी होता है कि 4 गुनी होता है कि कोई संबंध नहीं होता। आपको याद होगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। उसकी फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आधी हो जाए। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर जो है, फोकस दूरी, सॉरी सॉरी सॉरी, वक्रता त्रिज्या उसकी, एक सेकंड गलती हो गया, मैंने उल्टा क्वेश्चन पढ़ लिया था, सॉरी। देखिए, यहाँ से फिर से मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। हाँ, वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। कितनी होती है? दोगुनी। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी होती है? दोगुनी होती है। दोगुनी, दो गुनी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, आर बराबर जो होता है वो 2f या एफ बराबर r/2। ठीक है, यानी याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। चलिए आगे देखिए, लिखा है डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते। अभी मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बताया हूं कि जो दर्पण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
देखिए जो समतल दर्पण है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। जो अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जो कौन सा बनाता है? वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। यानी अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जो आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। आंसर हमारा जो होगा यहाँ पे अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश ही प्रतिबिंब बनते हैं। यानी उत्तल दर्पण में जो वास्तविक वस्तु रहते हैं, देखिए वास्तविक वस्तु कहने का मतलब वस्तु, यानी वस्तु तो वास्तविक ही होगा। हम दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे वो तो वास्तविक होगा, काल्पनिक तो हम रख नहीं सकते। इसीलिए तो इस वास्तविक को लेकर जो वस्तु के बगल में लिखा गया है वास्तविक, इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो। वास्तविक वस्तु को केवल उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? देखिए जो उत्तल दर्पण है, वस्तु चाहे कहीं भी हो उसका प्रतिबिंब जो बनाएगा हमेशा आभासी या काल्पनिक बनाएगा। हमेशा आभासी को ही नाम दिया गया है काल्पनिक। हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु को हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कोई किरण दर्पण के फोकस के दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के निकलती है। यानी क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है? देखिए जब प्रकाश की किरण दर्पण पे फोकस के दिशा में आपतित होती है, यानी फोकस के दिशा में जब आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कैसे जाती है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस के दिशा में आपतित होती है, फोकस के दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कैसे निकलती है? तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। मुख्य अक्ष से क्या निकलती है? समानांतर निकलती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। आगे देखिए, आगे है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती? यानी जो चिन्ह परिपाटी हमारा होता है उसमें आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इस प्रकार से होते हैं। अगर इधर दूरी मापेंगे तो निगेटिव होगा, इधर दूरी मापेंगे तो पॉजिटिव होगा, ऊपर दूरी मापेंगे तो पॉजिटिव और नीचे दूरी मापेंगे तो निगेटिव। तो जो हमारा होता है आपतित प्रकाश की दिशा, उसमें मापी गई दूरी क्या होती है? आपतित प्रकाश हमेशा इस साइड से इस साइड में आता है, यानी जो हमेशा दूरी होती है वो कैसा होती है? धनात्मक। यानी आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई जो दूरियां होती है कैसा होती है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां कैसा होती है? धनात्मक। आप भी रिपीट करिए मेरे साथ। आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां कैसे होती है? धनात्मक। और दूसरी परावर्तित दिशा में मापी गई दूरियां, परावर्तित परावर्तित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां तो ऋणात्मक होती है। परावर्तित दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए, सभी दूरियां गोलीय दर्पण की से मापी जाती है। ये जो सभी दूरी, जैसे फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये जो है कहाँ से मापी जाती है? दर्पण के कोई तो एक बिंदु होगा जहां से मापी जाती होगी। तो दर्पण के उस बिंदु का जो नाम है हमारा, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव, याद करिए ध्रुव को, कैसे भूल सकते हैं इस पी को। यानी गोलीय दर्पण के जो ध्रुव होता है उसी ध्रुव के बिंदु से सारे दूरियों का मापन होता है। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, जितनी सारी दूरियां प्रयोग किए जाते हैं गोलीय दर्पण में, सारी दूरियों का जो मापन होता है वो गोलीय दर्पण के ध्रुव से होता है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन जो देखते हैं वो 12 नंबर। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या होती है? यानी वो पूछना चाह रहा है कि धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है।
आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर, देखिए इसको तो हम बता ही नहीं सकते कितनी मीटर होती है, कितना सेंटीमीटर होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार सिर्फ ये बातें बताया जा सकता है कि दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। तो इसका प्रयोग करते हुए ये बताइए कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, भूलना सख्त मना है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। एक हमारा उत्तल दर्पण होता है उसकी धनात्मक। अवतल ऋणात्मक, उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक, उत्तल धनात्मक। रिपीट करिए मेरे साथ, अवतल ऋणात्मक, उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक, उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक, उत्तल धनात्मक। ठीक है, आगे चलिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? फिर से, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? याद करिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आपको याद है, एम बराबर एच डैश अपॉन एच। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन का, आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन कहते हैं। चलिए, आवर्धन का धनात्मक मान क्या बोलते हैं? देखिए, जो आवर्धन एम होता है इसके दो मान हो सकते हैं, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक होगा। तो जो आवर्धन एम का मान जो धनात्मक होता है, इसका मतलब क्या करता है? प्रतिबिंब इंगित क्या करते हैं? प्रतिबिंब जो ऋणात्मक आवर्धन का मान ऋणात्मक, उससे प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा या आभासी होगा? वास्तविक होगा या आभासी होगा? जब भी धनात्मक आता है तो जो प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब कैसा होता है? रिपीट करिए मेरे साथ, प्रतिबिंब कैसा होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, प्रतिबिंब कैसा होता है? तो प्रतिबिंब धनात्मक होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? धनात्मक होता है। प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? धन सॉरी, प्रतिबिंब धनात्मक नहीं होता है। प्रतिबिंब, यहाँ तो आवर्धन के मान ही धनात्मक है, जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, और यह इसी का नाम है आभास। ठीक है यहाँ तक? चलिए, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, यानी सूर्य से जो एनर्जी आ रही है उसको स्टोर करने के लिए सौर प्लेट पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। इस दर्पण का अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण विभिन्न दिशा से आने वाले प्रकाश को क्या करता है? एक ही दिशा पर केंद्रित कर देता है, जिसकी वजह से क्या, प्रकाश विभिन्न दिशा से आ रही है उसको क्या करेगा? एक जगह केंद्रित कर देगा। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सेंटीमीटर होगी, यानी कितना सेंटीमीटर होगी? ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। यानी वक्रता त्रिज्या आर बराबर दिया है 32 सेंटीमीटर, और आपसे एफ बराबर पूछ रहा है। आपको याद होगा एफ बराबर r/2 होता है। आर का मान 32/2 16 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल दर्पण। देखिए, कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बन सकता है? केवल दर्पण द्वारा। केवल किस दर्पण द्वारा? ये डैश डाल के हमसे पूछना चाह रहा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो किस दर्पण द्वारा बनेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब है वो किस दर्पण द्वारा बनेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनेंगे? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो केवल एक प्रतिबिंब द्वारा बनेगा, और वो होगा अवतल दर्पण। क्योंकि जो उत्तल दर्पण है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल आभासी और वास्तविक बनाता है। तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो अवतल दर्पण लेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा? वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, लेकिन जो दो बचे हुए उत्तल और समतल, ये तो हमेशा आभासी बनाते हैं, ये तो कभी वास्तविक नहीं बनाते हैं। इस प्रकार जब भी हमें वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो दर्पण का प्रयोग करेंगे अवतल, और जब भी आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो हम दर्पण का प्रयोग क्या करेंगे? तीनों दर्पण का प्रयोग कर लेंगे, उत्तल का करेंगे, समतल का करेंगे, या अवतल का करेंगे। आज टोटल 17 क्वेश्चन ही था आपके बुक में भारती भवन में। आज ही क्लास को हम यही रुकते हैं। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि क्लास आज की आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, कहीं डाउट है, और क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम अगले नेक्स्ट क्लास में।